Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 6th Geography, we will be reading and learning about lesson number 5. Major domains of the earth. अर्थ के मेजर डोमेन्स क्या हैं ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर. ये आपको इमेज से क्लियरली यहाँ दिख भी रहा होगा कि हम डोमेन्स से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं. बच्चों यहाँ पे डोमेन से हमारा मतलब है कि मेजर एरियाज क्या है या कह सकते हो आप मेजर सेक्शंस क्या है जिससे अर्थ एक लाइवेबल कंडीशन देता है, हमें एक लाइवेबल कंडीशन बनाता है. ठीक है, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है अर्थ में जिसकी वजह से अर्थ लाइवेबल है. ठीक है, एंड चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स. क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस चैप्टर में? सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, अर्थ का इंट्रोडक्शन देखेंगे. देन वी विल रीड अबाउट लिथोस्फेयर विच इज द फर्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ. लिथोस्फेयर के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को. देन वी विल स्टडी द सेकंड डोमेन विच इज द हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे ओशंस को. After that, we will be reading about the third domain, that is atmosphere, and then we will read about the fourth domain, that is the biosphere, which is actually the domain of life. अब ये क्या होता है क्या नहीं ये हम सब कुछ चैप्टर में समझेंगे. And at the end, we will recall the chapter with the help of some exercises, because again I'm saying exercises के बिना, revision के बिना कोई learning complete नहीं हो पाएगी. That is why exercises are important. So let's get into the chapter now. So starting the chapter with the introduction. Earth is the only planet which has life. Earth एकलौता ऐसा planet है जहां life possible है, जहां कोई जिंदा रह सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ हवा है, पानी है, जमीन है ना. तो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब लोग यहाँ जिंदा रह सकते हैं because we have water, land and air. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हम लोग इस planet पे क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इस planet पे ये तीन सबसे important elements हैं. हमको जीने के लिए ये तीन elements चाहिए ही चाहिए. Human beings cannot survive without land, water and air. That is why earth becomes a very livable planet, क्योंकि earth के पास ये तीनों elements हैं. ठीक है, surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. ये जो तीन major components है ना, three components, land, water and air, ये तीन components जो हैं वो अर्थ के surface को बहुत ही complex बना देते हैं. और complex इस वजह से क्योंकि अर्थ है, अर्थ की हम आपको पता है हम outer layer पे रहते हैं, हम surface पे रहते हैं, है ना. इस surface पे land भी है, इसी सरफेस पे वाटर भी है और यहीं कहीं एयर भी है. तो ये जब तीनों की ये ट्रिनिटी जब मिलती है ना तो ये काफी कॉम्प्लेक्स जोन बना देती है. हालांकि यही कॉम्प्लेक्स जोन लाइफ की पॉसिबिलिटी भी बनाती है. लाइफ पॉसिबिलिटी भी इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से होती है और ये एलिमेंट्स अर्थ की सरफेस पे कई बार मिलते हैं, मीट, ओवरलैप भी करते हैं और इंटरैक्ट भी करते हैं. और यही वो तीन एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल भी होती है. ठीक है, तो इन तीन एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स के रिस्पेक्ट में, मेजर एरियाज के रिस्पेक्ट में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लिथोस्फेयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. अर्थ का जो सबसे सॉलिड पोर्शन है, क्योंकि इनर अर्थ में तो सेमी लिक्विड, बाद में जाके लिक्विड का फॉर्म आ जाता है और हाई टेम्परेचर्स की वजह से कोई भी इनर अर्थ में नहीं रह सकता, है ना. हम आउटर अर्थ पे, सरफेस पे रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते. ये हम इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ में स्टडी भी कर चुके हैं अर्लियर चैप्टर्स में. ओके, तो हम रहते हैं सरफेस पे, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ पे, ठीक, जिसे कहा जाता है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर ओशन के क्रस्ट के नीचे भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट के क्रस्ट के नीचे भी हो सकता है. ये भी हमने पढ़ा था इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ में कि क्रस्ट दो तरीके का होता है ना. एक होता है ओशनिक क्रस्ट, दैट मींस ओशन के नीचे वाली जमीन,
और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दैट मीन्स कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो जमीन है ना। हम लोग कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, ओशन में कौन रहता है? सारे फिशेस या और भी बहुत तरीके के एनिमल्स और बहुत तरीके के प्लांट्स भी सस्टेन करते हैं ओशंस में। इस ओशन के नीचे भी एक जमीन की सतह होती है। हर कॉन्टिनेंट तो अपने आप में एक लैंड का पीस होता ही है। दोनों के नीचे जो लैंड सरफेस है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तो ये हो जाता है हमारा अर्थ का सबसे पहला डोमेन ऑफ द अर्थ। इट्स द फर्स्ट मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। नाम है लिथोस्फेयर, बेसिकली विच इज द लैंड एरिया बोथ beneath the continental crust and beneath the oceanic crust as well। ठीक है, केवल एक लिथोस्फेरिक लेवल की बात नहीं हो रही, ओशन के नीचे की जमीन भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड डोमेन ऑफ द अर्थ पे, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ। हमारे चारों ओर हमारे गैसेस हैं। ठीक, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम इन तीन का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, और बाकी सब कम क्वांटिटी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा में क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो है अदर गैसेस का। ये जो गैसेस की लेयर है ना हमारे चारों ओर, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो गैसेस की लेयर हमारे चारों ओर होती है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया हमारा सेकंड डोमेन ऑफ द अर्थ। थर्ड डोमेन आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, वाटर। देखो, लैंड कवर कर लिया, एयर कवर कर लिया, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर। ठीक, अब वाटर भी हर तरीके का, आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। Water covers a very big area of the Earth's surface and this is called the hydrosphere। आपको अगर पता है तो ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। अर्थ पे 70% तो वाटर है, बाकी बचा हुआ जो सरफेस है which is 30% that is land। और ये 70% ऑफ वाटर को हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? द डोमेन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। अच्छा, हाइड्रोस्फेयर में सारे तरीके का वाटर आता है। Hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor। पानी के जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं वो सब हाइड्रोस्फेयर की डेफिनेशन में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिथोस्फेयर की डेफिनेशन में ओशेनिक क्रस्ट के नीचे पाए जाने वाला लिथोस्फेयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे पाए जाने वाला लिथोस्फेयर, दोनों सरफेस को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे पानी के हर फॉर्म को हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, which makes it the third domain of the earth। थर्ड डोमेन। ठीक, चौथा डोमेन वो है जहां पे इन तीनों कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन हो रहा है और दे आर मीटिंग और दे आर ओवरलैपिंग। जब इन तीन कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन, मीटिंग या ओवरलैपिंग होती है, उस नैरो जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? Biosphere। वो narrow zone where we find the land, the water and the air together which contains all forms of life। जितनी भी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो या तो वो जमीन पे रहती होगी या पानी में या हवा में, तीन ही कंपोनेंट्स हैं। कोई भी जानवर, इंसान या जितने भी पाए जाने वाले बीइंग्स हैं अर्थ पे, वो या तो जमीन पे रहते हैं या वाटर पे रहते हैं या एयर में रहते हैं, है ना। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में पाए जाने वाले जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जब वो इंटरैक्ट करती है, मीट करती है या ओवरलैप करती है, उस नैरो जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, जहां ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये एक वो जोन होता है जहां पे आपको हर कंपोनेंट की हर फॉर्म ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, एंड विच मेक्स इट द फोर्थ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो हमने कितने डोमेन्स पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़ लिया हम लोगों ने लिथोस्फेयर, जो कि अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सेकेंड डोमेन हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, विच आर द गैसियस लेयर्स अराउंड अस,
that surround the earth. Example, oxygen, nitrogen, carbon dioxide. तीसरा डोमेन हमने पढ़ा, the water area of the earth's surface is called the hydrosphere and it comprises water in all its forms, the ice, the water and the water vapor. और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन हमने पढ़ा बायोस्फीयर का, which is the narrow zone where land, water and air comes together. ठीक है, अब इन चारों शब्द का हम ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिन देखते हैं. तो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, हुडोर का मतलब होता है वाटर एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ. और यहीं से वर्ड्स बने हैं लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से बने हैं. ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो. ठीक है, ओके, तो सारे डोमेन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ के नाउ लेट्स रीड ईच एंड एवरी डोमेन इन डिटेल. ठीक है, नाउ वी विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट all the domains in detail. So starting off with the first domain हमने पढ़ा था lithosphere, है ना. First domain of the earth, major domain of the earth हमने पढ़ा था lithosphere. The solid portion of the earth is called the lithosphere, है ना. जो continental crust के नीचे वाला solid part और oceanic crust के नीचे वाला solid part, दोनों crust के नीचे पाए जाने वाला solid part कहलाता है lithosphere. क्या कहलाता है? lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements. क्या क्या होता है इस लेयर में? इसमें अर्थ के रॉक्स होते हैं, अर्थ के क्रस्ट के रॉक्स होते हैं, सॉइल की थिन लेयर भी होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से द ऑर्गेनिजम्स कैन सस्टेन. ठीक है, इस लेयर ऑफ सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस लेयर में सस्टेन कर पाते हैं. ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. ठीक है, तो lithosphere is that layer which comprises of the rocks of the earth's crust and there is a thin layer of soil as well that contain nutrient elements which sustain organisms. Now there are two main divisions of the earth's surface. जो earth का surface है उसके भी दो major division हो सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था. Large land masses are known as continents and the huge water bodies are called the ocean basins. तो हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे, जैसे यहाँ इस इमेज में भी आपको दिख रहा है, पूरे अर्थ के सरफेस पे दो तरीके के डिविजन्स हैं. ठीक है, या तो लैंड मास कॉन्टिनेंट के फॉर्म में होगा, ये पूरा कॉन्टिनेंट के फॉर्म में होगा, या तो फिर वो वाटर बॉडी के फॉर्म में होगा जिसे हम ओशंस कहते हैं. ठीक, ये दोनों अपने आप में अर्थ के सरफेस हैं क्योंकि इस सरफेस के नीचे क्रस्ट है. ठीक है, इस सरफेस के नीचे क्रस्ट है इसलिए ये दोनों अपने आप में सरफेस हैं. ओशनिक सरफेस, कॉन्टिनेंटल सरफेस. ठीक, तो ये जो अर्थ के सरफेस हैं इसके दो मेन डिवीजन होते हैं. एक होता है लार्ज लैंड मास जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, दूसरा होता है ह्यूज वाटर बॉडीज जिसे हम ओशन बेसिन्स कहते हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी दुनिया के जितने भी ओशंस है, देयर आर 5 ओशंस, और जितने भी ओशंस हैं वो सब के सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको आगे मैप में सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशंस दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं. इस इमेज में भी आपको दिखाया जा रहा है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट मैंटल का. ठीक है, क्रस्ट जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक थिक भी हो सकता है. ठीक, उसके नीचे आता है मैंटल का पोर्शन जहां कोई नहीं रह सकता, ये सब इनर अर्थ की बात है. फिर आता है कोर का पोर्शन. ठीक है, जहां पे आउटर कोर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, इनर कोर थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक, और ये है हमारा सरफेस जिसपे हम रहते हैं. या तो ये माउंटेनस रीजन, प्लेन रीजन, प्लेटो रीजन होगा, या तो ये वाटर बॉडी वाला रीजन होगा. ठीक, तो यहां से हमें लिथोस्फीयर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि अर्थ के सरफेस के नीचे पाए जाने वाली सॉलिड लेयर को हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं और हम सरफेस के ऊपर रहते हैं. आगे समझते हैं.
द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। आपको पता है सी वाटर जो है, जो सी की लेवल है वो हर जगह एक रहती है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें जानना है कि कोई भी लैंड मास की हाइट कितनी ज्यादा है या वो कितना ऊंचा है, तो हम सी लेवल को 0.0 मान लेते हैं और फिर हाइट को नाप लेते हैं। ठीक, सारी हाइट्स को हम मेजर करते हैं सी लेवल पे, क्योंकि सी लेवल हर जगह एक जैसा रहता है। ठीक है, सी लेवल एक जैसा रहता है, इसलिए अगर आपको महाराष्ट्र की कोई पीक की हाइट पता करनी है या फिर माउंट एवरेस्ट की अगर आपको हाइट पता करनी है, तो आप उस सी लेवल के बेसिस पे कर पाओगे। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो अगर हम सी, जहां पे पानी है, जहां पे भी पानी है माउंट एवरेस्ट के पास, अगर हम उसे सी लेवल मान लेते हैं तो वो हो गया 0.0। और आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट चेक करनी है 0.1, 2, 3, 4 करते करते जब हम 8,848 मीटर पे पहुंच जाते हैं, वो है माउंट एवरेस्ट की हाइट, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मीटर में डिफरेंस आ ही जाता है जब भी हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स थोड़े बहुत ही छोटी छोटी सेंटीमीटर में ग्रो करते रहते हैं। द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। अच्छा, अब एक चीज को समझो, हमने अभी आपको बताया था कि ओशन के नीचे भी क्रस्ट है। दैट मीन्स जितना लैंड मास जमीन के ऊपर जा रहा है, उतना ही लैंड मास पानी के अंदर भी तो होगा। ये जो सी है, जिसको हम लेवल बनाकर हाइट चेक कर रहे हैं, इस सी के नीचे भी तो कोई लैंड मास का क्रिएशन हो रहा होगा ना। मैंने आपको बताया भी, हर ओशन के नीचे लैंडमास जरूर है ना। तो कहीं ना कहीं कोई लैंडमास तो होगा ना। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या है हमारे क्रस्ट की? ग्रेटेस्ट डेप्थ हमारे लिथोस्फीयर की क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हाईएस्ट हाइट है हमारी 8,848। तो सबसे नीचे का लैंडमास कौन सा है? सबसे नीचे तक जो जाता है वो है मारियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशन के अंदर है ये ट्रेंच। ठीक है, ये एक ट्रेंच है जो कि ऐसे आपको माउंटेन के फॉर्म में लगेगा। ओशन के अंदर ऐसा लगेगा कि माउंटेन बना हुआ है। क्वाइट स्ट्रेंज ना, कभी सुना नहीं हो सकता है। ओशन के अंदर ऐसा लगता है कि माउंटेन बना हुआ है और उसकी डेप्थ है 11,022। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम जब हम लोग जमीन के ऊपर की माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं उसकी हाइट क्या है, पर हम जब ओशन के अंदर की बात कर रहे हैं तो हम डेप्थ का नाम ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सी लेवल 0.0 होता है। 0.0 के ऊपर जो भी जाएगा वो अपवर्ड्स होगा, दैट मीन्स उसको हम हाइट में कैलकुलेट करेंगे। और 0.0 दैट मीन्स सी लेवल के नीचे जो कुछ भी होगा उसको हम डेप्थ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखो। सी लेवल के ऊपर कोई अगर चीज है, कोई भी जियोग्राफिकल फीचर है, कोई भी रिलीफ फीचर है, तो उसको हम हाइट में मेजर करते हैं। और अगर सी लेवल के नीचे अगर कोई चीज ग्रो हो रही है तो उसको हम डेप्थ में मेजर करते हैं। ठीक है, हालांकि एक चीज आप ये भी देखो कि दोनों की यूनिट सेम है। हमने माउंटेन को मीटर में मेजर किया है और इस ट्रेंच को भी मीटर में ही मेजर किया है। यूनिट सेम है, बस वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि सी लेवल के ऊपर की चीज हाइट पकड़ रही है और सी लेवल के नीचे की चीज डेप्थ में जाती चली जा रही है और डीप इन दी ओशन जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर की डिटेल, जिसमें हमने जाना कि लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पोर्शन कहलाता है। इसमें अर्थ के रॉक्स, थिन लेयर ऑफ सॉइल भी होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स सस्टेन कर पाते हैं। अर्थ का सरफेस 2 डिविजन्स में होता है, या तो लार्ज लैंड मास होगा जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, या तो ह्यूज वाटर बॉडी होगी जिसे हम ओशन बेसिन कहते हैं। सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। सी वाटर लेवल हमेशा सेम रहता है हर जगह, इसलिए हम उसको 0.0 बनाकर किसी भी लैंड मास के एलिवेशन को चेक कर सकते हैं। अगर सी लेवल के ऊपर कोई बात जा रही है तो उसे हम हाइट में मेजर करेंगे, और अगर सी लेवल के नीचे कोई बात जा रही है तो उसे हम डेप्थ में मेजर करेंगे। ठीक है, कोई भी लैंड मास
जो सी के ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट बढ़ रही होगी, पर अगर कोई लैंडमास जो सी के अंदर ग्रो कर रहा है उसकी डेप्थ बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर की डिटेल्स, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग उस चीज की खत्म होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैप जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशंस दिखाए जा रहे हैं। So let's look at all the continents and all the oceans of the world. North America, South America, Africa, यूरोप, एशिया, ये मिडिल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट एग्जैक्टली क्लियर करके आपको बताया है, ताकि आप कई बार न्यूज में सुनते हो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो आपको पता हो कि मिडिल ईस्ट कौन सा पोर्शन होता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ एशिया ओनली। ऑल राइट, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया भी कहते हैं हम इसको। 7th कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। ठीक, ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका और करीबियन दिख रहा है आपको, या नॉर्थ अटलांटिक के पास। करीबियन आइलैंड्स ये हैं, ये जो रेड में मार्क्ड हैं, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओनली। ठीक है, और ये सेंट्रल अमेरिका, ये ब्लू रीजन आपको शो किया जा रहा है, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओनली। ओके, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, मेरे साथ रिपीट करो, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया एंड अंटार्कटिका। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट्स डन। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, 7 continents done. Now let's talk about the oceans. There are 5 oceans. Number 1, Pacific Ocean, जिसमें North Pacific, South Pacific हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे North Pacific, South Pacific लिखा हुआ है, but this is a Pacific Ocean only. ठीक है, ये एक ही ओशन है। पैसिफिक ओशन हो गया हमारा सबसे फेवरेट, हमारी कंट्री के नाम से इंडियन ओशन हो गया। अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक, जिसको नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक में डिवाइड किया हुआ है। फिर हो गया आर्कटिक ओशन, जो पोलर रीजन के पास है, आर्कटिक रीजन के पास है। ठीक है, ये हो गया आपका 4th ओशन। अब आते हैं 5th ओशन पे, जिसको हम कहते हैं सदर्न ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन जो अंटार्कटिका के रीजन के पास है। अच्छा, हम लोग ने बात करी थी दैट ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे, अब आप यहां देखो, पानी है, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से टकराता होगा और मिलता होगा ना। साउथ पैसिफिक ओशन या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, जिस डायरेक्शन को भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ये पैसिफिक ओशन का पानी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से मिलता होगा, है ना। ये देखो यहाँ पानी पानी है, तो यहाँ पैसिफिक ओशन का पानी इंडियन ओशन से मिलता होगा। इंडियन ओशन का पानी अटलांटिक ओशन से मिलता होगा। अटलांटिक ओशन का पानी सदर्न ओशन से मिलता होगा। और यही अटलांटिक का पानी या फिर सदर्न ओशन का पानी पैसिफिक से मिलता होगा। दैट इज वाई all the oceans are connected to each other. ठीक है, ये वो सरफेस ऑफ द अर्थ है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। जिसको भी नाम नहीं पता है कोई बात नहीं, आराम से आप इस मैप में देखो, एटलस में स्टडी करो और उसके नाम कहीं पे भी लिस्ट में बना के अपने सामने रखो। ठीक है, आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम, ओशंस के नाम अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ठीक, और अब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को वर्ल्ड मैप पे देखने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग जब एलिवेशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, ये समझ रहे थे कि एलिवेशन को कैसे नापा जाता है। यहाँ हमने एक नाम पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ही है। द फैक्ट इज एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया के थे, they were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet Earth on 29th May 1953. माउंट एवरेस्ट प्लैनेट अर्थ का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, और इसको सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले क्लाइंब किया इन 2 लोगों ने। ठीक है, इन 2 लोगों ने। डेट क्या थी, 29 मई 1953। उसके बाद पहली औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा, उनका नाम था जुनको तेबी। जापान की थी ये, और उन्होंने समिट कंप्लीट किया अपना 16 मई 1975। फिर फर्स्ट इंडियन वुमन की बात करते हैं जिन्होंने इस पीक को क्लाइंब करा, वो थी बचेंद्री पाल, जिन्होंने क्लाइंब करा 23 मई 1984। आप देख रहे होगे लगातार सब लोग मई के मंथ में ही समिट अपना कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि
बच्चों एक पूरा सर्किट होता है कि हम लोग कब अपना क्लाइंब शुरू करेंगे, कब अपना क्लाइंब कंप्लीट करने का पीरियड क्या होगा हमारा। मई वो महीना है जब बाकी कंट्री में, लगभग पूरी कंट्री में समर्स चल रहे होते हैं, है ना, समर्स चल रहे होते हैं। इस टाइम पर एवरेस्ट की पीक पे जाना सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा चिलिंग टेम्परेचर हो सकता है जिसके चलते आप शायद अपना समिट कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक, हालांकि माउंट एवरेस्ट पे हमेशा ही बहुत ही लो टेम्परेचर्स रहते हैं, लैंड की तरह टेम्परेचर्स वहां नहीं रहते। ठीक, फिर भी मई इज अ वेरी फेवरेबल मंथ जिन्हें भी अपना समिट कंप्लीट करना होता है। और कोई भी यूं ही अपने मन से नहीं जा सकता, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कराती है, प्रॉपर लाइसेंस बनता है आपका ये समिट करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। ठीक, तो आपको ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल पता होने चाहिए। सबसे पहले वो लोग कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे गए, पहली वुमन कौन थी, और पहली इंडियन वुमन कौन थी। ठीक है, ये वाला आपको इंफॉर्मेशन जरूर याद होना चाहिए रिगार्डिंग माउंट एवरेस्ट। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में पहला डोमेन जिसका नाम है लिथोस्फीयर, है ना, और हमने बात करी थी कि हम लिथोस्फीयर के इंट्रोडक्शन के बाद बात करेंगे लिथोस्फीयर के मेन कंपोनेंट का, जो कि है कॉन्टिनेंट्स। ठीक, ओशंस के नीचे की जमीन, ओशंस के नीचे की जमीन भी लिथोस्फीयर होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उस लैंड मास की बात करेंगे अभी जिसका सरफेस एंड बिलो सरफेस दोनों ही रॉक सॉलिड हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही सॉलिड हैं। आपको पता है कॉन्टिनेंट मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सबका सरफेस कैसा है, सॉलिड है ना, और इस सरफेस के नीचे का जो एरिया है वो भी सॉलिड है। दैट मीन्स अंदर का जो क्रस्ट है वो भी सॉलिड है। तो पहले हम बात करेंगे ऐसे सरफेस की जो ऊपर नीचे दोनों से सॉलिड है। ठीक, ओके, सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जिसका नाम हमने अपने मैप में भी स्टडी किया और अब हम यहां पे एक बार फिर से देखेंगे। ऑल दीज 7 कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। आपको दिख भी रहा होगा मैप पे, हर कॉन्टिनेंट के बीच में या उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, दैट मीन्स बहुत बड़े ओशंस हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक, अगर आप अमेरिका से अफ्रीका या फिर यूरोप के बीच में देखो तो अटलांटिक ओशन आता है, यहाँ पे बीच में सदर्न ओशन आता है। अगर आप अमेरिका से एशिया के बीच का डिफरेंस देखो तो ये पैसिफिक ओशन आता है ना। अगर आप एशिया से अफ्रीका के बीच का डिफरेंस देखो तो इंडियन ओशन आता है बीच में। ठीक, अगर आप अमेरिका से नॉर्थ पोल या यूरोप के पार्ट का कोई भी डिफरेंस देखना चाहो तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन आता है। तो हर कॉन्टिनेंट के बीच में या उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जो उन्हें सेपरेट करती हैं। ठीक है, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक, अब आप कहोगे अंटार्कटिका पे कोई रहता तो है नहीं, तो उसको कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं। हाँ ठीक है, वहां कोई नहीं रहता है, पर वो इतना बड़ा लैंडमास जरूर है कि उसे कॉन्टिनेंट कहलाया जा सके। ठीक, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंडमास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आपको इस मैप पे भी क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हम अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दें तो ज्यादा लैंडमास कौन से रीजन में है, नॉर्थ रीजन में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंडमास है, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास है और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज की क्वांटिटी ज्यादा दिखती है। ओके, अंटार्कटिका के बारे में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं पर फिर भी ये एक कॉन्टिनेंट है। तो एक चीज और भी जान लो कि बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज जो पूरी किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि आपको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए होता है और आपको काफी लो टेम्परेचर भी चाहिए होता है ऐसी स्टडीज करने के लिए। ऐसे सारे रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में हैं और हर बड़ी कंट्री ने अपना एक रिसर्च सेंटर वहां जरूर बना रखा है। इंडिया ने बनाया हुआ है, अमेरिका ने बनाया हुआ है, इंग्लैंड ने बनाया हुआ है, रशिया के पास भी अपना एक रिसर्च सेंटर है। हर बड़ी कंट्री का एक रिसर्च सेंटर या तो आर्कटिक रीजन में होगा या तो अंटार्कटिक रीजन में जरूर होगा क्योंकि ये बहुत ही आइसोलेटेड जगहें हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, प्लस यहाँ टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं, इसलिए आपको कोई भी अगर ऐसे लैबोरेटरी टेस्टिंग्स करनी है तो वो बहुत आसान हो जाता है आपका लो टेम्परेचर्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या स्टडी करा कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं
और ये सारे कॉन्टिनेंट्स लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेटेड हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के हमने नाम देखे और फिर हमने ये देखा कि लैंड मास मेजरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो अब शुरुआत करते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स की स्टडी में, एक के बाद एक। सबसे पहले शुरू करेंगे अपना होम एशिया। हमारा होम क्यों है भैया? क्योंकि इंडिया एशिया में आता है। किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं कंट्रीज, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं कंट्रीज। दैट मीन्स ये जो पूरा एशिया का रीजन है, जो यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन रीजन दिख रहा है, जितना भी डार्क ग्रीन रीजन है यहाँ पे, वो पूरा एशिया है। दैट मीन्स इस पूरे डार्क ग्रीन रीजन में आने वाली सारी कंट्रीज एशियाटिक कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं? एशियाटिक कंट्रीज हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। It covers about 1/3 of the total land area of the earth. अर्थ पे जितना भी लैंड सरफेस है उसमें से 1/3 तो एशिया का पार्ट है। The continent lies in the eastern hemisphere. अगर हम अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि एशिया कौन से रीजन में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। आपको पता भी है कि इंडिया से पास करता हुआ जाता है कैंसर। दैट मीन्स इस पूरे रीजन से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूड विच इज 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ, वो पास करती हुई जाती है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है एशिया से। जितनी भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनका नाम याद है आपको? एक था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और एक था बीच का 0 डिग्री इक्वेटर। अब अगर आप एशिया को ध्यान से देखो तो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। कहीं से भी आपको इक्वेटर पास होते हुए दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये इस वाले मैप में देखो, जहां मैं रेड लाइन अभी बना रही हूं, ध्यान से देखो, ये मैं इक्वेटर की लाइन मार्क कर रही हूं। क्या आपको लगता है एशिया से इक्वेटर पास होके जा रहा है? नहीं जा रहा, पर एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जरूर पास होके जाता है। ठीक है, ओके। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन्स। यहाँ पे उराल माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये यहीं पे जहां मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ऊपर वाले मैप पे देखो, जहां पे मैं रेड मार्क कर रही हूं अभी, यहीं पे उराल माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन से ही सेपरेशन होता है यूरोप के रीजन का और एशिया के रीजन का। एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाले हैं उराल माउंटेन्स। ठीक है, ओके, मैं ये रब कर दूं। फिगर यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं, ये है उराल माउंटेन्स, जिसको जूम करके यहां दिखाया गया है। ये देखो, रशिया के पास है, ये यूरोप का पार्ट है और ये एशिया का पार्ट है। यहाँ पे उराल माउंटेन्स हैं जो कि इन दो कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, एक दो, जिनका कुछ पोर्शन एशिया में आता है और कुछ पोर्शन यूरोप में भी आता है। स्पेशली टर्की। टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका छोटा सा लैंडमास यूरोप के हिस्से में भी आता है और बहुत बड़ा लैंडमास एशिया में भी आता है। इसलिए ऐसी कंट्रीज को यूरेशिया का पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? यूरेशिया का। दैट मीन्स यूरोप प्लस एशिया का। लेकिन अगर आप लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करो तो वो केवल एशिया है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था यूरेशिया का जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अर्थ का 1/3 लैंड एरिया यहीं पे है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता हुआ जाता है और इसको यूरोप से अलग करता है उराल माउंटेन्स। ठीक है, और अब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया को पढ़ने के बाद आ जाते हैं यूरोप पे। यूरोप इज मच स्मॉलर दैन एशिया। और अगर आपको मैप पे देखना हो कि यूरोप का कौन सा पोर्शन है तो ये वर्ल्ड मैप पे जो डार्क ग्रीन मार्क्ड रीजन है ये है यूरोप का कॉन्टिनेंट। दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप मार्क्ड विद डार्क ग्रीन कलर। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। आपको पता है कि ये एशिया है, ठीक है, और यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया। ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये एशिया, तो एशिया के वेस्टर्न साइड पे है
यूरोप का कॉन्टिनेंट। द आर्कटिक सर्कल passes through it. The Arctic Circle over there near the North Pole passes through the continent of Europe. And the continent of Europe is bound by water bodies on three sides. 3 तरफ पानी है, इसके नॉर्थ साइड पे, इसके वेस्टर्न साइड पे और इसके सदर्न साइड पे वाटर बॉडीज हैं। ठीक, कौन सी वाटर बॉडीज हैं आप मुझे ढूंढ के बताना वर्ल्ड मैप से। ओके, यूरोप के बाद आ जाते हैं द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था वर्ल्ड का, and the second largest continent of the world is Africa. It comes second to Asia. ठीक? Now, the very interesting fact about the continent of Africa is the equator, that means 0 degree latitude, runs almost through the middle of the continent. अगर आप ध्यान से देखो तो ये है अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंट है। This is the continent of Africa. और इक्वेटर की लाइन विच इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड लगभग अफ्रीका के एकदम सेंटर से होते हुए जाती है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, जैसे कि आप इस मैप पे भी देख सकते हो या इस मैप पे भी देख सकते हो। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, देन ये हो गई आपकी 23 हाफ नॉर्थ, 0 डिग्री, 23 हाफ साउथ। If we divide the world into two hemisphere, the northern hemisphere and the southern hemisphere, then Africa का large portion जो है वो northern hemisphere में lie करता है। ठीक है, and it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्टिनेंट है जिससे ना केवल 0 डिग्री लैटिट्यूड पास करता है बल्कि 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23 हाफ डिग्री साउथ, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पास करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास करती हैं। ओके, रीडिंग मोर अबाउट अफ्रीका। द सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। जी हाँ, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख। इंडिया में जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक, वहीं हमारे पास जो थार डेजर्ट है इंडिया में, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वो एक हॉट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट, which is a hot desert, is located in the continent of Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. जैसे कि आप इस वर्ल्ड मैप पे भी देख सकते हो, अफ्रीका के चारों ओर हर तरफ या तो कोई ना कोई ओशन है या तो कोई ना कोई सी जरूर है। वाटर बॉडीज हैं चारों ओर, ऑल साइड्स पे सीज भी हैं या ओशन है। अब जैसे यहाँ देखो अफ्रीका के इस पोर्शन में जहां मैं अभी रेड मार्क कर रही हूँ, ध्यान से देखो, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है। ठीक, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ इंडियन ओशन है, सदर्न कोस्ट की तरफ अटलांटिक और सदर्न ओशन का पानी है, और नॉर्दर्न पार्ट में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी और रेड सी है। यहाँ पे एक रेड सी है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू टेल यू इज दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। और ऐसे बहुत ही कम कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें चारों ओर पानी हो। ठीक, आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट दिखेगा जिसके चारों ओर पानी है, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा जिसके चारों ओर पानी है, और फिर अफ्रीका दिखेगा जिसके चारों ओर पानी है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अगेन मैंने बोला था अफ्रीका एक बहुत ही यूनिक कॉन्टिनेंट है, वहां पे चारों ओर पानी है। एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास करती हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 हाफ डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पास करती हैं, चारों ओर पानी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर भी अफ्रीका से ही फ्लो करती है। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। और अब
अफ्रीका के बाद आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका पे, मतलब अब हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है वो ऑलमोस्ट खत्म। ठीक, ये जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है हमारा, दिस इज डन। नाउ वी हैव कम टू वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, नॉर्थ अमेरिका, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट था एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा वेरी यूनिक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और अब आ जाते हैं थर्ड लार्जेस्ट पे विच इज नॉर्थ अमेरिका। ऑल्सो दिस कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। ठीक है, जुड़ा हुआ है पर एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जैसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऐसी ही कोई नैरो स्ट्रिप होती है बच्चों, जो किसी एक लैंडमास को किसी दूसरे लैंडमास से जोड़ती है। कोई भी छोटा सा नैरो स्ट्रिप जो किसी एक लैंड मास को दूसरे लैंड मास से अगर जोड़ती है तो उसे हम इस्थमस कहते हैं। ये जो एक छोटा सा पोर्शन आपको यहां दिख रहा है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं, और इस वाले इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। ऑलराइट, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, इट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न और वेस्टर्न हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्टडी और अपने कन्वीनियंस के लिए दुनिया को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, और एक हो जाता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आता है? आप बताइए मुझे। वेरी इजी, इंडिया आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। और नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका विद अ वेरी नैरो स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, और अब नॉर्थ अमेरिका का साथी आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या चीज जोड़ती है? इस्थमस, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इस इस्थमस का क्या नाम है? इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, आपको पता करना है क्या इंडिया भी किसी कंट्री से इस्थमस के थ्रू ज्वाइन होती है या नहीं। Reading about South America. South America lies mostly in the southern hemisphere. Which two oceans surround it on the east and west? इसके ईस्ट साइड में भी ओशन है, इसके वेस्ट साइड में भी ओशन है। Atlantic oceans surround South America on the eastern side and Pacific ocean surrounds on the west. इस तरफ अटलांटिक, इस तरफ पैसिफिक। The Andes, जो दुनिया के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक। ये देखो यहां से शुरू हो रहे हैं जहां मेरा रेड डॉट है, ठीक है, यहां से शुरू होके पूरे यहां एकदम साउथ तक जाते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज द एंडीज रन्स इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर ऑल्सो, अमेज़न। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और जो हम लोगों ने नाइल पढ़ी थी वो लॉन्गेस्ट रिवर थी, लंबी थी, वो लार्ज नहीं थी, लॉन्गेस्ट थी। लार्ज कौन है? अमेज़न रिवर। लॉन्ग कौन थी? नाइल रिवर, जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में थी। ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज मत होना, ये सब फैक्ट्स आपको बहुत कंफ्यूज करके आपके आंसर्स को गलत कर सकते हैं। ठीक, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो साउथ अमेरिका के बारे में हमने क्या जाना? पहली बात तो मोस्टली ये सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट बनता है और इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे ही एक एक ओशन है। ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। दुनिया के लॉन्गेस्ट माउंटेन जो एंडीज माउंटेन है वो साउथ अमेरिका में ही रन करते हैं, और दुनिया की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, वो भी साउथ अमेरिका में ही फ्लो करती है। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद आ जाते हैं कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट पे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट
that lies entirely in the southern hemisphere. पूरी तरीके से ये southern hemisphere में lie करता है और ये सबसे छोटा continent है पूरी दुनिया का. It is surrounded on all sides by the oceans and seas, just like Africa. अफ्रीका की तरह ऑस्ट्रेलिया भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है. इसीलिए इसको हम एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इसके चारों ओर या तो ओशंस या तो सीज हैं और इसलिए हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया. अब आ जाते हैं लास्ट कॉन्टिनेंट पे जिसका नाम है अंटार्कटिका, जहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, मेजरली रिसर्च सेंटर्स और बहुत सारी तरीके की स्पीशीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स मिलता है वहां पे. ठीक, बहुत रिच डाइवर्सिटी नहीं है वहां पे. अफ्रीका की तरह या ट्रॉपिकल कंट्रीज की तरह बहुत रिच डाइवर्सिटी नहीं है अंटार्कटिका में, बट बहुत ही यूनिक डाइवर्सिटी है. दैट मीन्स जो वहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता. ठीक, ओके. सो रीडिंग अबाउट अंटार्कटिका. मैप पे देख सकते हो ये जो मार्क्ड डार्क ग्रीन पोर्शन है यही है अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ये लगभग ये है साउथ पोल जहां मैं सर्किल बना रही हूं. As it is located on the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. ये पोलर रीजन का पार्ट है इसलिए इतना कम टेम्परेचर होता है यहाँ पे, जैसे कि आर्कटिक में. इस नॉर्थ पोल के रीजन पे जैसे ही बहुत कम टेम्परेचर रहता है वैसे यहाँ पे भी ये साउथ पोल है तो पोलर रीजन ना. पोलर रीजन पे हमेशा टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और इसलिए ये जगहें जनरली आइस शीट्स से कवर्ड रहती हैं. ऐसी जगहों पे देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन का परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई रेजिडेंशियल एरियाज नहीं बने हुए हैं यहाँ पे. Many countries have research stations in Antarctica. बहुत सारी कंट्रियों के अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस है. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था कि ऐसी जगहों पे जो इतने आइसोलेटेड होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां स्टडीज और रिसर्च जैसे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं. इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशंस को अंटार्कटिका में बनाया हुआ है. इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस वहां पे हैं. नाम है मैत्री, ये एक स्टेशन है. दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ये दूसरा स्टेशन है. हमारे भी वहां 2 रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स की डिटेल्स खत्म होती है और हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट भी खत्म होता है. हमारा फर्स्ट मेजर डोमेन ऑफ लिथोस्फीयर खत्म होता है यहाँ पे. और अब काफी हैवी मेजर डोमेन ऑफ लिथोस्फीयर को स्टडी करने के बाद आ जाते हैं द सेकेंड मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ विच इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो, पानी से रिलेटेड डोमेन. ठीक है, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. हम अर्थ को बोलते ही ब्लू प्लैनेट है क्योंकि जब आप स्पेस से अर्थ को देखो तो आपको क्लियरली ब्लू कलर का प्लैनेट दिखेगा. और ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है देन द लैंड मास. More than 71% of the earth is covered with water. अर्थ का मैक्सिमम से भी ज्यादा पोर्शन 71% के आसपास अर्थ का सरफेस वाटर है. और बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन विच इज वेरी नियर टू 29 to 30% दैट इज लैंड. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. हाइड्रोस्फीयर जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि पानी के हर फॉर्म को हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है. सो बी इट आइस, बी इट वाटर वेपर, बी इट वाटर, सब कुछ हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है. एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन द ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में उड़ने वाला वाटर वेपर भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है. दे ऑल कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर. तो आप देख रहे हो हाइड्रोस्फीयर का प्रेजेंस कहां कहां पर है. लैंड के नीचे पाए जाने वाला पानी, दैट मीन्स लिथोस्फेरिक लेवल पे पाए जाने वाला वाटर भी हाइड्रोस्फीयर होता है. एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला वाटर वेपर
भी हाइड्रोस्फीयर होता है। ग्लेशियर्स में जमी हुई बर्फ भी हाइड्रोस्फीयर होती है। और रेन से होने वाला पानी, जो रेन से जो पानी आता है, ओशंस में जो पानी होता है, सीज में जो पानी होता है, रिवर्स में जो पानी होता है, लेक्स में जो पानी होता है, ये सब का सब हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि अर्थ का हर डोमेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर से कनेक्टेड है, हाइड्रोस्फीयर ऑब्वियसली लिथोस्फीयर से भी कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड है, और फिर ये तीनों के तीनों जिस जोन में मिलते हैं वहां बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, अर्थ के सारे डोमेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी तो लाइफ पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सारे कंपोनेंट्स चाहिए, जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो जब तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं तभी तो लाइफ सस्टेन हो पाती है अर्थ पे। ठीक है, इसलिए अर्थ के सारे डोमेन्स, सबके फीचर्स अलग हैं, सबकी डेफिनेशन अलग है, बट दे ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे देखो आप, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे वाला पानी, जमीन तो लिथोस्फीयर होती है, पर उसके नीचे पाए जाने वाला पानी हाइड्रोस्फीयर होती है। ठीक है, तो ऐसे सारे डोमेन्स कनेक्टेड होते हैं। मूविंग फर्दर, more than 97% of the earth's water is found in the ocean। अच्छा, हमारे पास जितना भी पानी है, वो जो 71% का पानी है हमारे पास, इस 71% का 97% तो ओशंस हैं, बचा हुआ केवल 3%, केवल 3% ड्रिंकेबल वाटर है। वो वाटर है जिसे हम साफ करके थ्रू वेरियस प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस हम उसे पी सकते हैं। ड्रिंकेबल वाटर। ओशन का पानी क्यों नहीं पी सकते बच्चों? ओशन का पानी इसलिए नहीं पी सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी फॉर द ह्यूमन यूज। इंसान उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक, इट्स वेरी सॉल्टी। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. So try to understand this. पहले बात तो हमें ये क्लियर हो गया कि अर्थ के सरफेस पे 71% वाटर है, बाकी रिमेनिंग पार्ट ही लैंड मास है। ठीक, फिर हमने ये समझा कि 71% वाटर में उसका जो 97% का पोर्शन है वो तो ओशंस है, विच इज टू सॉल्टी, तो ह्यूमंस उसको डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। बात करते हैं बचे हुए 3% की। बच्चों, अब 3% में भी, इस 3% में भी पानी आइस शीट्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, और वो जब तक पिघलेगा नहीं तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। राइट, तो कह सकते हो आप, केवल आपको नियरली 2.5% पानी मिलता है जो फ्रेश वाटर होता है, जिसे आप पी सकते हो, जो ड्रिंकेबल होगा, जो डायरेक्ट टू यूज होगा, जिसे आप ट्रीट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं पानी में, तो आप पहले उसे ट्रीट करोगे, उसे क्लीन करोगे, और फिर आप उसे पी सकते हो या और भी बहुत सारे यूसेज में ला सकते हो। तो आप समझ रहे हो, हम लोग ब्लू प्लैनेट हैं, हमारे पास 71% हमारा सरफेस पानी का है, फिर भी वी हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज वेरी लो, इट्स वेरी लेस। तो जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि अरे हमारे अर्थ पे तो बहुत पानी है, हम लोग आराम से पानी वेस्ट करो, टैप को खुला रहने दो, इधर उधर पानी फेंको, वेस्ट करो, प्लीज बी अवेयर, प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ अवेयरनेस that even if we have a large quantity of water, the water we can use is very less. That is why we should be doing each and every effort to save water. Why do activists are so much angry about people wasting the water? Because the water we can use is very less. That is why you have to be very vigilant about the usage. You have to be very cautious about the wastage you are doing. ब्रश करते हो आप, आपका टैप खुला नहीं होना चाहिए, आप ब्रश पूरा कर लीजिए, फिर टैप को खोलिए, फिर पानी को यूज करिए और वापस टैप बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं लीक्ड टैप है तो उसको ठीक करवाइए, अगर कहीं पब्लिक में आपको टैप खुला मिल जाता है उसे बंद करके आइए। ठीक है, आपको एट अ पर्सनल लेवल ये सारे मेजर्स अपनाने होंगे। ठीक,
अपनी गाड़ी आपको साफ करनी है, अपनी साइकिल आपको साफ करनी है, आप प्लीज कपड़े को गीला करिए और उससे साफ कर लीजिए। ढेर ढेर बाल्टियां गाड़ियों पे डालिए मत, प्लीज वेस्ट मत करिए। सड़कों पे ढेर सारा पानी डाल डाल के सफाई कर रहे हो आप, इस तरीके से सफाई मत करो, पानी बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए यू हैव टू डू ऑल द कंजर्वेशन मेथड्स, जिसकी वजह से हम पानी को सेव कर सके। कभी भी किसी भी एरिया में आप लोग जहां भी रहते हो, अगर वहां रेनफॉल बहुत एक्सेस में होती है तो प्लीज उस पानी को सेव करिए। और उस सेव किए हुए पानी को ऑब्वियसली आप पी तो नहीं सकते, क्योंकि रेनफॉल का वाटर भी थोड़ा सा गंदा तो होता है, आप उसे डायरेक्टली पी नहीं सकते। पर आप क्या कर सकते हो, उसे गार्डन में प्लांट्स को डाल सकते हो, है ना, उससे आप सफाई कर सकते हो। कहीं अगर आपको बाहर अपनी गाड़ी साफ करनी है ऐसा कुछ, उस पानी से आप वो सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के कंजर्वेशन मेथड्स हमें कंटिन्यूअसली हर दिन यूज करने चाहिए टू सेव वाटर, ठीक है। और अब हम हाइड्रोस्फेयर को पढ़ने के बाद जो इसका मेजर एस्पेक्ट है ओशंस का, वाटर बॉडीज जिनकी वजह से हाइड्रोस्फेयर का इतना बड़ा पोर्शन, इतना बड़ा सरफेस है अर्थ पे, अब हम उसको स्टडी करते हैं। सो रीडिंग अबाउट द ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था और मैंने आपको मैप की हेल्प से भी बताने की कोशिश करी थी कि सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूवमेंट या किसी तरीके का मोशन होता रहता है ओशन वाटर में। ओशन वाटर इज नेवर स्टिल, ठीक है। द थ्री chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. जैसे हम as human beings कोई ना कोई मोशन करते हैं, या तो हम वॉक करते हैं, या तो हम रन करते हैं, या तो हम जॉग करते हैं, है ना। वैसे ही जब ओशन वाटर्स चलते रहते हैं, कोई ना कोई मोशन करते रहते हैं, तो उनके मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन डन बाय द ओशन वाटर्स। या तो ओशन वाटर में वेव्स आ रही होंगी, या तो ओशन वाटर टाइड्स का फॉर्मेशन करेगा, या तो ओशन वाटर ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं भी आपको बताती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। इन सब की लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड कर लेते हैं। ये रहा वो मैप जिसमें हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस को स्टडी किया था। एक बार फिर से सारे ओशंस को आप देख लो। ये रहा आपका सबसे टॉप पे आर्कटिक ओशन, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन, ऊपर का पानी को नॉर्थ कह दिया, नीचे के पानी को साउथ कह दिया, सिंपल, पर ये है एक ही ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद यहाँ पे है सदर्न ओशन जो कि अंटार्कटिका के पास है। फिर हो गया आपका पैसिफिक ओशन, सदर्न वाटर्स को पैसिफिक साउथ कह दिया, नॉर्दर्न वाटर्स को नॉर्थ पैसिफिक कह दिया, ठीक है। और ये रहा आपका इंडियन ओशन। ये है आपके मेजर 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, सो हमने देखा कि 5 ओशंस का नाम क्या होता है और उनकी लोकेशन क्या है मैप्स के पास। अब हम जानते हैं कि ये जो 3 टाइप ऑफ मोशन है, द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। Alright, so let's understand waves, tides and ocean currents. सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि वेव्स में एक्चुअली देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन वाटर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन वाटर, जिसकी वजह से वाटर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। पानी में किसी एनर्जी का रिलीज होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो थोड़ा सा ऑसिलेशन मोड में चला जाता है, ठीक है। और एक वेव लीड्स टू अनदर वेव, लीड्स टू अनदर वेव। ये जो आप वेव देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आ रही है पीछे की वेव से धक्का खाके। पानी में किसी एनर्जी का फ्लो होता है और वाटर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने लगता है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं वेव्स। क्या कहते हैं? वेव्स। टाइड्स ऑन द अदर हैंड एक वर्टिकल मोशन होता है।
वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कभी आप देखते होंगे कि किसी जगह पर सी लेवल कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं हाई टाइड या लो टाइड। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक ही जगह की पिक्चर है। एक दिन यहाँ पे इतना सारा पानी यहाँ आगे तक आ गया था और एक दिन इतना कम पानी पीछे तक था। क्यों? क्योंकि टाइड लो थी। ठीक, पानी का जो लेवल था, सी का जो लेवल था, वो लो था उस दिन। ठीक, अगले ही दिन हो सकता है वो हाई हो जाए। एक बहुत कमाल की बात यह है दैट टाइड्स गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मून। मून और अर्थ का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिसकी वजह से टाइड्स बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, अगर मून अर्थ के पास है, जिस भी पोर्शन ऑफ अर्थ के पास होता है, वो उस पोर्शन के पानी को अपनी तरफ पुल करता है और वो वाले पोर्शन में हाई टाइड आ जाती है। जिस तरफ मून नहीं है उस तरफ कोई पुल नहीं लगता और पानी लो टाइड में चला जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अब ओशन करेंट्स पे। ओशन करेंट्स भी बच्चों वेव्स की तरह एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही है। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जिसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस मूव करता है, पर ये लार्ज डिस्टेंस कवर करता है। वेव्स एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आगे बढ़ती थी। ओशन करंट्स ऑन द अदर हैंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं वेव्स की तरह ही, पर एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है बेटा रशिया का पोर्शन जहां मैं रेड लाइन बना रही हूं, और ये है अमेरिका का पोर्शन ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट साइड पे अमेरिका है और ये लेफ्ट साइड पे रशिया है। ठीक है, रशिया का पोर्शन टॉप पे और ये यहाँ पे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का पोर्शन, और ये बीच में ओशन करंट का मोशन। आप देखो कैसे पानी का वेव्स के फॉर्म में ही आ रहा है वो, पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करते हुए अमेरिका से इधर एशिया की तरफ आ रहा है। इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके आता है जब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं ओशन करेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स पे। हर ओशन के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। जैसे हमने हर कॉन्टिनेंट के बारे में छोटी छोटी डिटेल देखी थी, वैसे ही हम सारी ओशंस के बारे में भी छोटी छोटी डिटेल्स को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सागर से, सबसे बड़े ओशन से, जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। लोकेशन आप देख ही रहे हो, नॉर्थ अमेरिका से एशिया के बीच में या ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका के बीच में फैला हुआ जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा एरिया है that it covers 1/3 of the earth. 1/3 of the earth. अर्थ पे जितना भी एरिया है उसमें से 1/3 एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन ले जाता है। मारियाना ट्रेंच हमने पढ़ा भी था, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। जब हमने बोला था कि सी लेवल के ऊपर हम जब जाते हैं तो वो हिल या माउंटेन बनाता है, और सी लेवल के नीचे हम जब जाते हैं तो हम डेप्थ को चेक करते हैं। ऊपर जाते हैं तो एलिवेशन, नीचे जाते हैं तो डेप्थ को चेक करते हैं। तो सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। यहां से आप देख भी सकते होगे, अगर आप इसकी बाउंड्री को बनाओ तो लगभग लगभग गोले के आकार का है, लगभग लगभग एक सर्कल के जैसा है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। आप इस मैप में भी देख सकते हो पैसिफिक ओशन के आसपास कौन से कंट्रीज, या फिर कहना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट्स का लैंड मास है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑल राइट, अब प्रशांत महासागर, दैट मीन्स दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, द पैसिफिक ओशन। नाउ लेट्स कम टू अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, द सेकंड ओशन।
अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, एंड इट इज नियरली एस शेप्ड। जैसे हमने पैसिफिक ओशन में देखा था दैट इट वाज नियरली, लगभग लगभग एक सर्कल शेप में था, वैसे ही अटलांटिक ओशन इज नियरली एन एस शेप्ड ओशन। सो इफ यू draw the boundaries of the Atlantic Ocean, you will see it is creating almost an image of alphabet S. लगभग लगभग S alphabet का शेप बनाता है। It is flanked by the North and South Americas on the western side, Europe and Africa on the eastern side. अगर आप इसकी बाउंड्री देखो तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन के वेस्ट में, और अगर अटलांटिक ओशन के ईस्ट में हम देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप है और अफ्रीका है। ठीक है, ये चार कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं अटलांटिक ओशन को। पहली बात बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ओशन की लोकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि उसके नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। बिल्कुल आपको डेफिनेटली ये याद होना ही चाहिए, इमेज एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए मैप की कि कौन से ओशन की कौन सी लोकेशन है और वहां पर लगभग लगभग कौन से कॉन्टिनेंट्स नेबर करते हैं। ठीक है, सो talking about Atlantic Ocean, it is neighbored by North and South Americas on the western side, Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented का बेटा ये मतलब है, इंडेंटेड से हमारा ये मतलब है कि थोड़ी सी जिग जैक लाइन है, जिग जैक। तो अगर आप इसकी पूरी कोस्ट लाइन देखो, यहाँ पे छोटा सा क्लटर, यहाँ जिग जिग जिग, यहाँ पे भी देखो ऐसे घूम के, साउथ अमेरिका में तो लगभग, फिर नॉर्थ अमेरिका के पास आके भी बहुत ज्यादा जिग जैक है। तो लगातार अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा इंडेंटेड है, दैट मीन जिग जैक है। दिस इरेग्युलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन provides ideal location for natural harbors and post, क्योंकि कहीं पे भी ऐसे इरेगुलर जमीन होती है और वहां से ओशन का वाटर जा रहा होता है तो फिर वहां पे पोर्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ओशन की टाइड हैवी है, आसानी से शिप को यहां से सेल कराया जा सकता है, तो आप वहां क्या करोगे, पोर्ट बना दोगे फटाफट। कभी भी कोई भी ओशन की कोस्ट लाइन अगर इरेगुलर या इंडेंटेड होती है तो वहां पर पोर्ट्स या हार्बर बनाना आसान हो जाता है, आइडियल हो जाता है, और इसी वजह से अटलांटिक ओशन का पूरा रूट कॉमर्स की नजर से देखा जाए तो बिजिएस्ट है। बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड चैनल फॉलो करता है अटलांटिक ओशन, बहुत ही बड़ा ट्रेड चैनल चलता है अटलांटिक ओशन से। डेली न जाने कितनी शिप्स ट्रेड करती हैं अमेरिका से यूरोप के बीच में, अमेरिका से अफ्रीका के बीच में। ठीक, क्योंकि अटलांटिक ओशन एक बहुत ही अच्छा हार्बर देता है लोगों को पोर्ट्स बनाने के लिए, और इसलिए इस ओशन के थ्रू बहुत सारे ट्रेड रूट्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन। क्या जाना हमने इसमें कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, एच शेप्ड है, इसके नेबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। कोस्ट लाइन इसकी थोड़ी इंडेंटेड है, जिसकी वजह से इसकी कोस्ट लाइन पे बहुत सारे हार्बर और पोर्ट्स बनाए जाते हैं। अगर हम इसको कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है पूरी दुनिया का। और अब हम आ जाते हैं हमारे होम ओशन पे, जिसका नाम है इंडियन ओशन। प्लीज पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ठीक है, इसका नाम इंडियन ओशन है, हमारी कंट्री पे इसका नाम है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे ओशन पे हमारा ही अथॉरिटी है। नो, इट्स नॉट दैट। वी डू नॉट हैव द होलसम अथॉरिटी ऑन द इंटायर वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज का कंट्रोल भी है इस पानी पे, केवल हमारा कंट्रोल नहीं है। इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, लगभग लगभग एक ट्रायंगल शेप बनाता है ये, ऐसे। यहां हो गया अरेबियन सी जहां मैं सर्कल बना रही हूं, और ये है बे ऑफ बंगाल जहां पे छोटा सर्कल बनाया मैंने। ठीक, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आता है इंडियन ओशन का वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीजें हमेशा याद होनी चाहिए कि किसी ओशन की लोकेशन क्या है और उसके नेबर्स कौन है। नेबरिंग कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन है इंडियन ओशन की? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। ठीक है,
और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ में आता है पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट, वेस्ट साइड में आता है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और ईस्ट साइड पे आता है ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट। ठीक, तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इंडियन ओशन को नेबर करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडियन ओशन के बारे में। इंडिया के नाम पर रखा गया है, ट्रायंगुलर है लगभग शेप में, और ये इसके नेबर्स कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं सदर्न ओशन पे। कई बहुत कम नाम सुना होगा आपने, सॉरी, सदर्न ओशन। इसकी जो लोकेशन है वो केवल उतने रीजन में है जहां पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का स्कोप है। जहां जहां तक अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट का रीच है वहां तक के सारा वाटर सदर्न ओशन का पार्ट है। ठीक, द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक, अगर ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मान लेते हैं नियरली ये अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 करते हुए जो भी 60 डिग्री लैटिट्यूड होगा ना, ये है आपका साउथ पोल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ही लाई करता है सदर्न ओशन का वाटर। 90 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही सदर्न ओशन का पानी जो है वो लाई करता है। और अगर आप इसका शेप देखो तो ये कंप्लीटली अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को इंसर्कल करता है। इसलिए लोकेशन तो आपने देख ली, लोकेशन ये है, और इसका नेबर कौन हुआ? केवल एक, अंटार्कटिका। ठीक, केवल अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट ही इसके डायरेक्ट कनेक्शन में है। और एट द एंड बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं आर्कटिक ओशन पे। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। जैसे सदर्न ओशन साउथ पोल के पास है, वैसे आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के पास है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो पैसिफिक ओशन, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, है ना, पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन कनेक्ट होता है एक बहुत ही नैरो पैसेज से, जिसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अच्छा, ये बेरिंग की स्पेलिंग में डबल आर नहीं सिंगल आर होता है। ठीक, और स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, जब दो बड़ी वाटर बॉडीज किसी नैरो पैसेज से कनेक्ट होती हैं तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। और वो स्ट्रेट जो पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ता है उसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्कटिक ओशन, मैंने बताया था आपको हर ओशन के बारे में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और आपको उसके नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये देखो ऊपर आप देख ही रहोगे, नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे यूरोप का पार्ट भी है और एशिया का पार्ट भी है, इसलिए यहाँ पे यूरेशिया एज नेबरिंग कॉन्टिनेंट लिख दिया। ठीक है, तो लगभग 3 कॉन्टिनेंट इसको सराउंड करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, जिसको हम मिलाकर यूरेशिया भी कह सकते हैं। तो आर्कटिक ओशन के बारे में हमने क्या जाना? पहली बात तो ये नॉर्थ पोल के पास है, सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, कनेक्टेड है ये पैसिफिक ओशन से विद द हेल्प ऑफ बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। और इसको बाउंड कौन करता है आर्कटिक ओशन को? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे ओशंस खत्म होते हैं और हमारा अर्थ का बहुत बड़ा डोमेन हाइड्रोस्फीयर भी खत्म होता है। ठीक है, तो अर्थ के मेजर 2 डोमेन्स विच इज लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इसको फिनिश करने के बाद पढ़ते हैं अब थर्ड मेजर डोमेन जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ठीक, लैंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, अब बारी है थर्ड फैक्टर की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड दैट इज एयर। ठीक, तो आ जाते हैं थर्ड डोमेन पे, एटमॉस्फेयर पे। तो हमने ये पहले भी पढ़ा और हम ये जानते भी हैं दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर गैस की बहुत बड़ी लेयर है और उस लेयर ऑफ गैस या गैसेस को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना।
ये जितनी भी ढेर सारी लेयर्स हैं गैसेस की अर्थ के चारों ओर, इस पूरी लेयर को एक नाम देना था, क्योंकि इसी लेयर में हमारी जरूरत की गैस विच इज ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, वो गैस भी इसी लेयर में प्रेजेंट थी। इसलिए हमने इस पूरी लेयर को एक नाम दे दिया, और नाम क्या रखा गया? एटमॉस्फेयर। ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर की, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जोड़ के रखती है ये पूरे अर्थ को और यहाँ की सारी लिविंग क्रीचर्स को। क्यों? क्योंकि एयर के बिना कोई सांस कैसे ले पाएगा? एयर है तभी तो सर्वाइवल पॉसिबल है इस प्लैनेट पे। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रे। सन की बहुत खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे आती है, उससे भी हमें गैसेस बचाती हैं, और उस सबसे इंपॉर्टेंट गैस का नाम है ओजोन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बल्कि ओजोन भी प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट गैसेस का नाम बता रही हूं जिनकी हमें बहुत जरूरत है। पहली तो आपको पता चली गई ऑक्सीजन, जिससे आप सांस लेते हो। दूसरी हो गई ओजोन, जो कि आपको सन की हार्मफुल रेस से बचाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए एटमॉस्फेयर, या आप कह सकते हो हमारे लिए ये लेयर ऑफ गैस, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लैंकेट में हमारी सांस लेने वाली एयर भी प्रेजेंट है, और हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाने वाली एयर या गैस भी प्रेजेंट है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers, or you can say 1600 kilometers. And बच्चों, when I say that height of the atmosphere, इससे ये मेरा मतलब है कि मान लो ये अर्थ है, ठीक? और मैंने क्या बताया? अर्थ के आसपास बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस होती हैं। There is a blanket, complete blanket of gases, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना? और ये लेयर की जो हाइट है वो नियरली 1600 किलोमीटर्स या उसके भी बियॉन्ड हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम गैसेस या लेयर्स ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, उन लेयर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे होगे आप, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। अभी मैं सारी लेयर्स के नाम आपको बताऊंगी। ये लेयर्स के नाम अलग अलग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि हर लेयर में डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस है। ठीक, हर लेयर में डिफरेंट गैसेस का कॉम्पोजिशन है, इसलिए कुछ लेयर में कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं और कुछ लेयर में कुछ एक्टिविटीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं या जितनी भी ये, अगर कोई हॉट एयर बलून उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, या चिड़िया भी जितनी जनरली उड़ती हैं, ये सब लोग फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में उड़ती हैं, जिसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इनमें भी कुछ गिनती की एक्टिविटीज हो सकती हैं। फिर आती है मीजोस्फेयर, विच इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देन कम्स थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। ठीक, ऐसी 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, और हर लेयर में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग गैसेस, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए सारी लेयर्स का नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है, The atmosphere is divided into 5 layers based on the composition, temperature, and other properties. These layers, starting from Earth's surface, are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. ठीक, तो मान लो अगर ये अर्थ का सरफेस है, जहां मैं ये रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज द सरफेस। सरफेस से आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको सबसे पहली लेयर मिलेगी, और वो होगी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के और ऊपर बढ़ोगे तो मिलेगी आपको एक लेयर स्ट्रैटोस्फेयर, और ऊपर बढ़ोगे तो मिलेगी मीजोस्फेयर, फिर मिलेगी थर्मोस्फेयर, और फिर मिलेगी एक्सोस्फेयर। और मैंने अभी बताया कि सारी लेयर्स का नाम अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ हाइट के बाद
गैसेस का कॉम्पोजिशन बदलने लग जाता है, टेम्परेचर बदलने लग जाता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए उस लेयर का अलग से एक नाम रख दिया। ठीक, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर गिरना लगता है। ठीक, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये प्रॉपर्टीज बदलना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर और पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो समझ लो प्रॉपर्टी बदल गई, मतलब लेयर ऑफ गैसेस बदल गई, मतलब कोई दूसरी तरीके की गैसेस आना शुरू हो गई होंगी इस लेयर में, इसलिए इसको अलग सा नाम दे दिया स्ट्रेटोस्फेयर। और ऊपर गए प्रॉपर्टीज बदल गई, नया नाम दे दिया मीजोस्फेयर। और ऊपर गए प्रॉपर्टीज बदल गई, नाम रख दिया थर्मोस्फेयर। ऐसे करते करते अर्थ के चारों ओर 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स। 5 लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। ठीक, पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ऐसे करते करते 5 लेयर्स का कंप्लीट एटमॉस्फेयर होता है सराउंडिंग द अर्थ। Now this atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up 99% of the clean and dry air. इसका ये मतलब है कि अर्थ के चारों ओर जितनी भी लेयर ऑफ गैसेस हैं, उन सारी गैसेस को अगर मिला दो तो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में आती है आपकी नाइट्रोजन। नियरली 78% नाइट्रोजन है हमारे चारों ओर, और फिर सेकंड इन द प्रपोर्शन है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिलके 99% गैस बनाती हैं। तो जितनी भी लेयर ऑफ गैसेस हैं अर्थ के चारों ओर, उसमें से 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक, नाइट्रोजन विच इज 78%, ऑक्सीजन विच इज 21%, and other gases like carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume. अब आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड अगर केवल 1% है तो पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम क्यों है? पोल्यूशन का प्रॉब्लम बेटा इसलिए है क्योंकि ये 1% का जो रेशो है, ये जो वॉल्यूम है, ये भी लगातार बदलता चला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है, इसलिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम अब ज्यादा हो रहा है। ठीक, और इसीलिए गवर्नमेंट और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट और थिंकर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज हो ताकि उसकी वॉल्यूम कम हो और पोल्यूशन का लेवल अर्थ पे कम हो सके। ठीक, ओके, टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ while nitrogen helps in the growth of living organisms. ऑक्सीजन जैसा कि हम सबको पता है ये हमारे सांस लेने में काम आती है, ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, है ना। और दूसरी है नाइट्रोजन। वो क्यों जरूरी होती है बेटा? नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाई काम कर पाते हैं नाइट्रोजन की वजह से, इसलिए नाइट्रोजन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इज इंपॉर्टेंट as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. The density of the atmosphere varies with height. And when I say the density of atmosphere varies with height, इसका ये मतलब है कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स गैसेस का कॉम्पोजिशन कितना डेंस है एटमॉस्फेयर में, ये बदलता रहता है हाइट के साथ। सी लेवल पे आप जब होगे तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मैक्सिमम होगा, बहुत डेंस एटमॉस्फेयर मिलता है आपको सी लेवल पे। पर आप जैसे ही सी लेवल के ऊपर चढ़ने लगते हो वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज होने लगता है, रैपिडली डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, सी लेवल मैंने बताया था ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई नदी है, कोई ओशन है, कोई सी है, वो पूरी की पूरी सी एक समान एक ही लेवल पे रहती है। अगर उसका लेवल बढ़ेगा, सी में अगर पानी बढ़ जाएगा तो वो एक लेवल से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सी के इस पोर्शन में
पानी ऊपर तक चला जाएगा और सी के इस पोर्शन में पानी नीचे रह जाएगा, नहीं, पूरी सी में एक समान लेवल बढ़ता है, इसीलिए भी से दैट सी लेवल रिमेन्स सेम एवरीवेयर, है ना। जिस भी पर्टिकुलर सी की हम बात कर रहे हैं उसका लेवल एक समान रहता है, ठीक। अच्छा, यहां पे एक सी से दूसरे सी का कंपैरिजन मत करना आप। मैं ये नहीं कह रही कि गंगा और कावेरी नदी दोनों का सी लेवल सेम रहता है, नहीं, गंगा का सी लेवल कुछ और होगा, कावेरी का सी लेवल कुछ और होगा, ठीक। पर अगर आप सिर्फ गंगा की बात करो तो गंगा का ओवरऑल सी लेवल सेम रहेगा। यहां पर गंगा कम है, यहां पर गंगा ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। सी लेवल रिमेन्स सेम एवरीवेयर, इसलिए उस सी के कंपैरिजन में कभी भी हमें एलिवेशन को चेक करना होता है तो हम सी लेवल को 0 पॉइंट पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। ये हमने पीछे पढ़ा भी था जब हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा था। ओके, हम बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर हाइट के साथ बदलता रहता है। सी लेवल पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और आप जैसे ही सी लेवल से थोड़ा भी ऊपर जाने लगोगे, जितना ऊपर जाओगे उतना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। और इसीलिए जो लोग भी पहाड़ चढ़ते हैं उन्हें थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एयर उतनी डेंस नहीं होती, एयर में उतने कंपोनेंट्स नहीं होते, एयर में उतनी गैसेस नहीं होती कि आप आसानी से ब्रीथ कर पाओ। क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, बिकॉज हम सी लेवल से जैसे ही ऊपर बढ़ने लगे डेंसिटी ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस वजह से हम लोग को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है जब भी हम पहाड़ चढ़ते हैं। They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes, especially जो लोग बहुत बड़े बहुत ऊंचे हाइट के समिट पूरे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग 8000 मीटर वाली माउंटेन्स को चढ़ते हैं, स्पेशली माउंट एवरेस्ट और भी बहुत सारे सिमिलर माउंटेन्स, जब ऐसे समिट को पूरा करना होता है तो जनरली जो भी क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर कैरी करते हैं, ताकि हाई एल्टीट्यूड पे हाइट लेवल पे वो लोग आसानी से सांस ले पाए। अच्छा, अब ना केवल डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है बल्कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जितना हम ऊपर जाते हैं, ठीक। अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो तो टेम्परेचर आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, आप जैसे ही पहाड़ चढ़ने लगोगे आपको आसपास का टेम्परेचर कम लगने लगेगा। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, आपको ये बात पता है। एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं और यही गैसेस अर्थ के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालती रहती हैं, ठीक। कॉन्स्टेंटली अर्थ के ऊपर ये गैसेस, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, प्रेशर डालती रहती है, राइट। पर ये प्रेशर प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। अर्थ के इस कोने में कुछ और एयर का प्रेशर होगा, इस कोने में एयर का प्रेशर कुछ और होगा, इस कोने में एयर का प्रेशर कुछ और होता है। द एयर प्रेशर ऑन अर्थ वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। कुछ जगहों पे बहुत हाई प्रेशर रहता है, स्पेशली उन इलाकों में जो बहुत ठंडे रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई हो जाता है। और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे प्रेशर काफी लो रहता है, दैट मीन्स वहां पे टेम्परेचर काफी हाई होता होगा। टेम्परेचर हाई है तभी तो प्रेशर लो हो गया, क्योंकि इतनी गर्मी है वहां पे कि एयर उड़ जाती है, एयर इवेपोरेट होके उड़ जाती है। गर्म एयर जो होती है वो हमेशा लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। हॉट एयर इज लाइट, और जब वो लाइट होती है तो ऊपर उड़ जाती है, ठीक। और जब वो ऊपर ही उड़ गई तो इस रीजन में कोई एयर बची ही नहीं, इसीलिए यहां पर लो प्रेशर होता है। पर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इतना ठंडा होता है वहां पे टेम्परेचर कि एयर हैवी हो जाती है, और हैवी होने की वजह से वो ऊपर नहीं उड़ पाती, वो वहीं पे बैठी रहती है। ये एयर के पार्टिकल्स वहीं बैठे रहते हैं। अब जब इतने सारे एयर के पार्टिकल्स एक जगह पे होंगे तो वो कितना सारा प्रेशर डाल रहे होंगे, है ना।
और इसीलिए जिन इलाकों में टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां प्रेशर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर कम है मतलब एयर ठंडी है, एयर ठंडी है इसलिए एयर हैवी है, एयर हैवी है इसलिए वो उड़ के कहीं जा नहीं रही, और वो कहीं नहीं जा रही इसलिए प्रेशर बढ़ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट प्रेशर और टेम्परेचर का, यही रिलेशन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का। टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एयर गर्म हो जाती है, और गर्म एयर बहुत हल्की होती है इसलिए वो उड़ जाती है, और जब वो ऊपर उड़ जाती है तो इस रीजन में बहुत ही कम एयर पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसीलिए लो प्रेशर। एयर के कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो प्रेशर कौन डालेगा? लो प्रेशर। पर यहां पर एयर के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं इसलिए बहुत प्रेशर पड़ता है, इसलिए हाई प्रेशर हो जाता है उन इलाकों में जहां टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा, एयर का ये रूल है, ये रूल है, इसको आप बिल्कुल याद रख लो एकदम, ये रूल है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, और इसी मूविंग एयर को हम विंड का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? विंड। एयर हमेशा हाई प्रेशर इलाके से लो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करती है, और इसी को हम विंड का नाम देते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? वाई एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? तो इसका रूल तो मैंने आपको बता दिया, पर इसका रीजन क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फटाफट ये इंक मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये देखो, यहां से मैंने वो माउंटेन क्लाइंबर की फोटो हटा दी। क्लाइंबर को आपने देख ही लिया था, क्लाइंबर्स कौन लोग होते हैं और वो कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लगा के ले जाते हैं। ओके, बात करते हैं इस रूल की कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों दौड़ती है। वाई? रटने की कोई जरूरत नहीं है, कहने सॉल्यूशंस में सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है जो मैंने ब्रैकेट से बनाया हुआ है। ये एक एरिया है जो कि हाई प्रेशर एरिया है। दैट मीन्स यहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, और एयर क्योंकि ठंडी है इसलिए हैवी है। सारे एयर मॉलिक्यूल्स यहीं बैठे हुए हैं, कहीं उड़ के जा ही नहीं पाए बिकॉज दे आर वेरी हैवी। ठीक, दूसरी तरफ ये है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया मतलब टेम्परेचर काफी हाई है, जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत हॉट हो गए, इसलिए लाइट हो गए, और इसलिए उड़ के चले गए कहीं पे। ठीक, उड़ के चले गए। अब यहां पर इस एरिया में कितना स्पेस खाली है ना? सो मच स्पेस इज देयर टू फिल। एयर मॉलिक्यूल्स की कमी है यहां पे फिल करने के लिए। तो एयर की बच्चों ये एक टेंडेंसी होती है, एयर हैज अ टेंडेंसी दैट दे ऑलवेज ट्राई टू इक्वलाइज, दे ऑलवेज ट्राई टू इक्वलाइज देमसेल्व्स। तो अगर किसी हाई प्रेशर एरिया में एयर मॉलिक्यूल्स ने देखा कि किसी लो प्रेशर एरिया में मॉलिक्यूल्स की कमी है, तो वो लोग फटाफट भाग के यहां पे आ जाएंगी कि चलो इसको भी भर देते हैं। एयर मॉलिक्यूल बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं कि अगर वो देखेंगे कि वो लंच कर रहे हैं और आपके पास लंच नहीं है, तो वो लोग अपनी टिफिन में से आपको कुछ कुछ पोर्शन खाने को दे देंगे। एयर बिल्कुल वैसी ही होती है, इट ट्राइज टू इक्वलाइज। तो हाई प्रेशर एरिया में जहां बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख ही रहे हो
कितने सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स ने देखा कि लो प्रेशर एरिया में तो मॉलिक्यूल्स बचे ही नहीं है, तो फटाफट ये लोग भाग के यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल भर दिए जाएं और सिचुएशन इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, इस वजह से द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि आपको पता है लो प्रेशर एरिया में तो हमेशा मॉलिक्यूल कम होंगे और हाई प्रेशर एरिया में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं एयर के, और एयर की टेंडेंसी है अपने आप को इक्वलाइज रखना, सारे जोन्स को इक्वलाइज रखना। हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया को इक्वलाइज करने की कोशिश करती रहती है एयर, और इस वजह से इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दौड़ती है, और जब ऐसा मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं विंड। क्या कहते हैं? विंड। ओके, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का डोमेन, हमारा तीसरा मेजर डोमेन खत्म। अब हम पढ़ेंगे उस डोमेन को जो इन तीनों डोमेन्स पर डिपेंडेंट था, लिथोस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर पे। अब हम उस डोमेन को पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर यहीं पे खत्म, और फाइनली आ जाते हैं उस डोमेन पे जिसे कहा जाता है डोमेन ऑफ लाइफ, बायोस्फेयर। वो पोर्शन, वो डोमेन जहां सारी बायो एग्जिस्टेंस हो सकती है। The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. Land, water और air, इन तीनों डोमेन्स के बीच में एक नैरो जोन क्रिएट होता है और उसे ही हम कहते हैं बायोस्फेयर। ये वो जोन है जहां पे पानी, जमीन और हवा तीनों का कांटेक्ट हो रहा होता है। तीनों या तो मीट कर रहे होते हैं या तो ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, और या तो कहीं ना कहीं से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। उसी नैरो जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है और ये होता है डोमेन ऑफ लाइफ। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। ये वही जोन है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ना। बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जिंदा रह सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमारा प्लैनेट बहुत यूनिक है, क्योंकि यहीं पर ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर ऐसा जोन क्रिएट हो सकता है कि ढेर सारे फैक्टर्स मिलके, ढेर सारे डोमेन्स मिलके इंटरैक्ट करें और लाइफ को पॉसिबल बना सकें। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. हमको पता भी है ये बात। हम सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, सब के सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हम किसी पर डिपेंडेंट हैं, कोई और किसी पर डिपेंडेंट है, कोई और किसी पर डिपेंडेंट है, ठीक। और इसी तरीके से बायोस्फीयर चलता है, इसी तरीके से सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ह्यूमंस प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स कहीं ना कहीं ह्यूमंस पे एंड अदर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, और इसी तरीके से चेन ऑफ लाइफ चलती है जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। और यही लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है बायोस्फीयर के डोमेन में। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर may broadly be divided into plant kingdom and the animal kingdom। बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर आपको बायोस्फीयर के सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, जिसमें कुछ लोग पेड़ हैं, कुछ एनिमल्स हैं, तो आप उन्हें दो बड़े किंगडम में डिवाइड कर सकते हो, ठीक। जितने भी पेड़ पौधों की बात होगी वो प्लांट किंगडम का पार्ट बन जाएंगे, जितने भी एनिमल्स की बात होगी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग भी एक एनिमल है ना, जितने भी एनिमल्स की बात होगी वो एनिमल किंगडम का पार्ट बन जाएंगे, और इसी से बनता है बायोस्फीयर। The three domains of the earth, that means the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, यही तो तीन डोमेन्स थे। यही तीन डोमेन तो इंटरैक्ट करते हैं और चौथा डोमेन बनता है, which is the domain of life, that is biosphere. ये तीन डोमेन, that means lithosphere, hydrosphere, atmosphere, ये तीन डोमेन्स जो अर्थ के हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देन दे अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंड से वाटर अफेक्ट होता है, वाटर से एयर या फिर लैंड अफेक्ट होती है, लैंड से एयर अफेक्ट होती है, एयर की वजह से वाटर या फिर लैंड अफेक्ट होता है। एक दूसरे से ये तीनों के तीनों डोमेन्स लगातार इंटरैक्ट करते हैं, लगातार एक दूसरे पे अपना असर डालते हैं। मान लो लैंड पे अगर बहुत पोल्यूशन हो रहा हो, बहुत पोल्यूशन हो रहा हो,
वो पोल्यूशन स्ट्रेट अवे आपके एटमॉस्फेयर को खराब करेगा और फिर आपके हाइड्रोस्फेयर को भी खराब करेगा। अगर आप लैंड पे बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो, वो वेस्ट डायरेक्टली हाइड्रोस्फेयर को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वेस्ट का मैनेजमेंट या वेस्ट का जितना भी ट्रीटेड पोर्शन होता है वो पानी में ही छोड़ा जाता है ना, रिवर्स में ही ड्रेन होता है वेस्ट। तो वेस्ट जो कि लैंड पे क्रिएट हो रहा था, उसने अफेक्ट कर दिया किसे? हाइड्रोस्फेयर को, वाटर को। और अब जब वाटर खराब है, यही वाटर जब इवेपोरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एटमॉस्फेयर भी खराब हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों डोमेन्स में हो रही सारी एक्टिविटी एक दूसरे को अफेक्ट करती रहती हैं, ठीक है। और इसीलिए ये बायोस्फेयर कहलाता है, ये डोमेन ऑफ लाइफ कहलाता है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए जितने भी कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हवा, पानी, जमीन, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स इस जोन में मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। एंड वाइल बायोस्फेयर इज द मेन डोमेन ऑफ लाइफ, क्योंकि यही एक वो जोन होता है जहां आपको तीनों कंपोनेंट्स लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं। इस जोन को बचा रखना, इस जोन की प्रोटेक्शन करना, इसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही वो डोमेन ऑफ लाइफ बनाता है। और यही डोमेन ऑफ लाइफ अब कंटिन्यूअसली पल्यूट हो रही है, कंटिन्यूअसली इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। It's very important to keep control on the pollution levels. Emission from the industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Air को ये सारे emissions pollute करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खराब पोल्यूटेंट है, बहुत सालों तक एयर में रहता है। It sustains in the air for a very long period of years in the air. Okay, and that is why it is very disastrous, it is very dangerous gas, क्योंकि इसका जब एक्सेस हो जाता है तो ये हीट करना शुरू कर देता है, और ये हीट करता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हीट करती है, और जब इसकी क्वांटिटी एक्सेस में हो जाती है, तब हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों एक ऐसा फिनोमिनन है, जैसे आप यहां देख रहे हो कि अर्थ जल रहा है, मतलब अर्थ जितनी डिग्री ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, अब टेम्परेचर उससे कई ज्यादा बढ़ चुका है। मान लो आप केवल 40 डिग्री ऑफ हीट बर्दाश्त कर सकते हो, बट आपके आसपास 60 डिग्री टेम्परेचर हो, आप कैसा फील करोगे? डिस्ट्रक्टेड फील करोगे, करेक्ट। एग्जैक्टली वैसा ही अर्थ को भी लगता है। अर्थ को ऐसा फील होता है जैसे वो फायर पे है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना कहते हैं। और हमें पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हर वो एफर्ट करना चाहिए, हमें हर वो एफर्ट करना है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को हम थोड़ा सा रोक सकें। देयर इज thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. हमारे ये जो 3 डोमेन्स हैं, इन तीनों का बैलेंस बना रहे, जिसकी वजह से बायोस्फीयर कंजर्व्ड रहे। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। और इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स कर रही हैं, पर फिर भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। देयर इज स्टिल अ नीड टू शो अ ग्रेटर डेडिकेशन टू सेव आवर अर्थ फ्रॉम बर्निंग। अर्थ जिस तरीके से इतना हैवी टेम्परेचर लेके जल रहा है ना, उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो व्हीकल्स को कम करना, पोल्यूशन को कम करना लगातार, ये हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को हम जितना कंट्रोल करेंगे, वार्मिंग उतनी कम होती जाएगी। तो हमारा मेन एम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को कंट्रोल करना, कि वो ज्यादा रिलीज ना हो, ठीक। तो यहाँ पे हमारे सारे डोमेन्स खत्म होते हैं और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ।
All right, at the end of the chapter, let's recall the chapter with the help of some exercises because revision के बिना कोई learning complete नहीं. All right. Question number 1 is asking answer the following questions briefly. Short में answer करना है आपको, बहुत detail, बहुत essay नहीं लिखना है. A part is asking what are the 4 major domains of the earth? अर्थ के 4 major domains कौन से हैं? The major domains of the earth are, we read this in the chapter also, lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. यही 4 मेन डोमेन्स हैं जिससे अर्थ कंप्लीट एक सर्वाइवल प्लैनेट बनता है. ओके. बी पार्ट, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. आपको अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट्स का नाम बताना है. पहले तो वही बता दो जहां रहते हो. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ठीक, ये हो गए आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. Now, C part is asking, name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. चैप्टर में हमने कई बार इमेज में देखा कि कौन से कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कौन से कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में है. दैट मींस इक्वेटर के नीचे कौन से कॉन्टिनेंट्स है और इक्वेटर के ऊपर कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं. अब आप कहोगे कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे थे जो आधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे और आधे सदर्न हेमिस्फीयर में थे. करेक्ट, ठीक है. पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में हैं. सो द 2 कॉन्टिनेंट्स लाइंग इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. ओके. डी पार्ट, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कई बार हम लोगों ने रिपीट किया चैप्टर में भी. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, पर आपको ये हमेशा याद रखना होगा. ठीक है. सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर और एकदम लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर. ठीक, 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो. ओके. ओके, पार्ट नंबर ई, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ का दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट है और इसको ब्लू प्लैनेट शायद इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि जो वाटर का अमाउंट है अर्थ पे एज कंपेयर टू द लैंड मास वो शायद ज्यादा है. तो कभी भी हम अगर स्पेस से अर्थ को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, जब हम स्पेस से यूनिवर्स में जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अर्थ पे लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा है. बहुत ब्लू ब्लू इमेज आती है अर्थ की. और आपने कहीं ग्लोब देखा हो या फिर आपने जितनी भी अर्थ की इमेजेस देखी भी होंगी जो कभी नासा के थ्रू रिलीज की जाती हैं या इसरो के थ्रू रिलीज की जाती हैं, सब में ही अर्थ हमेशा ज्यादातर ब्लू कलर शो कर रहा होता है ना. The earth is called the blue planet because it is the only planet so far which has water. सबसे पहली बात तो अभी तक जितने भी प्लैनेट्स की खोज हुई है एक्टिव वाटर केवल अर्थ पे पाया गया. सेकंड, इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट. जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वाटर की क्वांटिटी क्लियरली बहुत ज्यादा दिखती है, इस वजह से भी इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. एंड आज तक जितने भी प्लैनेट्स की खोज हुई है उनमें only earth has water. That is why it is known as a blue planet. Okay. Moving on to the next part. Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? जो north hemisphere है उसे land का hemisphere क्यों कहा जाता है? It's a very easy answer क्योंकि आपने अर्थ की इमेज को जितनी बार भी देखा होगा you will find that ये इक्वेटर की लाइन है and इक्वेटर के ऊपर का जितना भी एरिया है that means the northern hemisphere has more land area whereas the southern hemisphere has less land area but more water. southern hemisphere की इमेजेस आपने जब भी देखी होंगी तो ओशंस का जितना भी क्वांटिटी southern hemisphere में जितना दिखता है उतना north hemisphere में नहीं दिखता. वहीं जितने भी कॉन्टिनेंटल लैंडमास हैं वो northern hemisphere में ज्यादा दिखते हैं, है ना. नॉर्थ हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स का पोर्शन ज्यादा है. एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो भी ऊपर ही है. यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो चलो शेयर होता है, अफ्रीका भी शेयर होता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, और ऑस्ट्रेलिया है ना. ये वाला पोर्शन ही केवल साउथ हेमिस्फीयर में आता है. अदरवाइज लैंड का बाकी का रीजन, मेजर लैंड एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा आता है.
करेक्ट? इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहा जाता है. The northern hemisphere is called the land hemisphere because of the following reasons. Greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. It is more than 70% of the total area. नॉर्थ हेमिस्फेयर का जितना भी एरिया है उसमें 70% तो लैंड है, केवल 30% ही वाटर है. Water bodies area is smaller in this hemisphere, that means the northern hemisphere. It is only 30% of the total area of the northern hemisphere. Okay? वही साउथ हेमिस्फेयर में बिल्कुल उल्टा है, लैंड मास बहुत कम है और वाटर की क्वांटिटी, वाटर बॉडीज का एरिया ज्यादा है. ठीक है? ओके. पार्ट नंबर जी. Why is the biosphere important for the living organisms? Very easy answer, but इसका formation बहुत important. The formation of this answer question is very important. Biosphere क्यों important है हमारे लिए, है ना? एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, बायोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इंपॉर्टेंस है बायोस्फेयर की बिकॉज बायोस्फेयर में हर तरीके की लैंडफॉर्म होती है. बायोस्फेयर का मतलब हो गया, सॉरी, लाइफ फॉर्म में से लैंडफॉर्म निकल गया, लाइफ फॉर्म्स है ना. अर्थ पे जितना भी कुछ है वो सब बायोस्फेयर है ना. खाना, पानी, जितने भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं, जितनी भी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ये सब कुछ बायोस्फेयर में होता है. इसलिए बायोस्फेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? सनलाइट का आना, प्लांट्स का फूड को ग्रो करना, क्रॉप उगना, हमने वो खाना, वाटर की सप्लाई होना, और भी बहुत सारे क्रीचर्स का होना, है ना, ह्यूमन बीइंग्स का होना, ये सब बायोस्फेयर है. बायोस्फेयर सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स. इट प्रोवाइड्स फूड टू देम. इट प्रोवाइड्स स्टेज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू एक्ट अपॉन. है ना? हर किसी की लाइफ साइकिल है इसी बायोस्फेयर में. ह्यूमन की लाइफ साइकिल भी इसी बायोस्फेयर में है. जो फूड चेन है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो भी इसी बायोस्फेयर में है. इट शुड बी पोल्यूशन फ्री बिकॉज पोल्यूशन इज इंजीरियस टू लाइफ फॉर्म्स. ठीक है? और हमारे बायोस्फेयर को कोशिश करनी चाहिए कि हम पोल्यूशन को दूर से दूर रखें अपने बायोस्फेयर से, क्योंकि सारी लाइफ फॉर्म्स इसी बायोस्फेयर में है. द क्लीनर इट इज, द बेटर इट विल बी. करेक्ट? ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया जिसमें क्वेश्चन आंसर्स करने थे. नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 2 वेयर यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स देयर विल बी अ स्टेटमेंट with 3 options and you will have to choose the best option. Okay, best possible correct option. Okay, all right. Part A says the mountain range that separates Europe from Asia. आपको वो माउंटेन रेंज बतानी है, माउंटेन की पूरी रेंज बतानी है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूरोप के कॉन्टिनेंट को एशिया के कॉन्टिनेंट से अलग करती है. आपको उस माउंटेन रेंज का नाम बताना है. द ऑप्शंस आर द एंडीज, द हिमालयस एंड द उरल्स. ऑलराइट, आपको क्या लगता है? हमने पढ़ा भी था एंडीज, हिमालयस या यूरल्स? यूरल्स, बिल्कुल. हमने चैप्टर में भी पढ़ा था यूरल्स वो माउंटेन्स हैं जिससे यूरोप और एशिया अलग होता है ना. वहीं से सेपरेशन शुरू होता है यूरोप और एशिया के बीच में. ऑलराइट, बी पार्ट सेज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एक इस्थमस से जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट से, या फिर एक कैनाल से. आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का रीजन साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है. किसके थ्रू? वहां से एक इस्थमस पास होती है, या फिर एक स्ट्रेट, या फिर एक कैनाल. आपको आंसर करना है. वी रेड दिस इन द चैप्टर. अगर भूल गए हो, गो बैक एंड रिवाइज. आंसर इज एन इस्थमस. हमने नाम भी पढ़ा था, द इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि लिंक करता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को. ठीक है? ऑल राइट. पार्ट नंबर सी सेज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज. परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है एटमॉस्फेयर का? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. आपको तीनों में से बेस्ट याद होना चाहिए. मैंने आपको एटमॉस्फेयर कई बार पढ़ाया है और उसमें परसेंटेज के हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन भी दिखाया है. आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में. देन कम्स ऑक्सीजन एंड देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन द अदर गैसेस. राइट? ओके. नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट इज आस्किंग द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स. अर्थ के हमने डोमेन्स पढ़े थे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब कुछ पढ़ा था. और भी बहुत सारे डोमेन्स पढ़े थे हमने.
यहाँ पे केवल 3 ऑप्शंस गिवन है। ओके, कौन से डोमेन में सॉलिड रॉक्स आते हैं? द आंसर इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सॉइल के कंपोनेंट्स, रॉक्स के कंपोनेंट्स, सारे ऐसे कंपोनेंट्स, इस टाइप के सारे कंपोनेंट्स लिथोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, सब कुछ लैंड रिलेटेड लिथोस्फेयर में आता है। ओके, ई पार्ट विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, which is the largest continent? Very easy answer. Options are Africa, Asia and Australia. क्या आंसर होगा? एशिया। ठीक, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, आपको ऑर्डर याद है कॉन्टिनेंट्स के एरिया एंड साइज के हिसाब से? नहीं याद है? फिर से देख लो। सबसे बड़ा है एशिया, देन आता है आपका अफ्रीका, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कम्स ऑन 3rd नंबर, देन कम्स साउथ अमेरिका। मैं एस लिखे दे रही हूं, ठीक है, इसका मतलब साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। 5th पे आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। 6th पे आता है यूरोप, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑर्डर एरिया साइज के हिसाब से। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है बाय एरिया साइज, और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट दिया है, विद द ब्लैंक यू हैव टू फिल द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने, बट यस देयर इज अ रिलीफ। सारे स्टेटमेंट्स चैप्टर में से है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, फर्स्ट, deepest point on the earth is dash in the Pacific Ocean. Time and again I have revised this in the chapter also. I've made you revise this. Deepest point कौन सा है? और मैंने आपको क्लू भी दे दिया है, वो deepest point पैसिफिक ओशन में है। आपको केवल नाम बताना है उस deepest point का। The answer is Mariana Trench. ठीक है, वो ट्रेंच जिसका नाम मारियाना है। Mariana Trench is the deepest point on the earth which is located inside the Pacific Ocean. Pacific Ocean के अंदर जाके मैरियाना ट्रेंच, वो इतना डीप में है कि उसके डीप कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अर्थ खत्म हो जाता है, फिर आपका इनर अर्थ आ जाता है जिसको डिग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंड मास की अगर बात की जाए लिथोस्फेयर की, ठीक है, एंड लिथोस्फेयर आपको पता है ना केवल लैंड पे होता है बल्कि ओशन के अंदर का जो लैंड होता है वो भी लिथोस्फेयर कहलाएगा, है ना। तो ये जो लिथोस्फेयर का डीपेस्ट पॉइंट है, इट इज मारियाना ट्रेंच। ओके, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको किसी ऐसे ओशन का नाम बताना है जो किसी कंट्री के बेस पर है, मतलब उस नाम से ओशन भी है और उस नाम से एक कंट्री भी है। इंडियन ओशन। थर्ड, fill in the blanks. The dash is a narrow contact zone of land, water and air that supports life. क्या एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन है लैंड, वाटर एंड एयर का जिसकी वजह से लाइफ को सपोर्ट मिल पाता है? द आंसर इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ही वो एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन है, क्योंकि बायोस्फीयर में लैंड, वाटर, एयर, जितने क्रीचर्स हैं, जितनी फूड साइकिल है, जितना भी खाने की चीजें हैं, सर्वाइवल की चीजें हैं, ये सब कुछ बायोस्फीयर में होता है और इसी से लाइफ को सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर जिसकी वजह से लाइफ इज सपोर्टेड, इट इज नोन एज बायोस्फीयर। ओके, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक। डोंट वरी, जल्दी से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, यूरोप और एशिया जिसे सेपरेट करता है यूराल्स का माउंटेन रेंज। अगर हम दोनों कॉन्टिनेंट्स को साथ में बोलना चाहें तो हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया, क्योंकि बहुत 2-3 ऐसी कंट्रीज हैं, स्पेशली रशिया, टर्की। ठीक है, ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं, एंड स्पेशली टर्की। रशिया पे तो थोड़ा कंटेंशन रहता है कभी कभी, बट टर्की एक ऐसी डेफिनेटली कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में लाई करती है। उसका लैंडमास थोड़ा सा यूरोप से भी जुड़ा हुआ है और एशिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे रीजन को हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक, विच विल बी द लास्ट फिल इन द ब्लैंक।
द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ इज, अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, येट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपको पूरी लाइफ ये याद होना चाहिए कि आपकी अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है. द एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ है. So with this we have come to the end of our chapter. Thank you. Revise well. Please revise well. ठीक है, नहीं तो सब भूल जाओगे. Happy learning. We'll see you in the next one.